ये आपस में भाई भाई नहीं है, उसको कहते हैं नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। अगेन याद नहीं करना, केवल बता रहा हूं उदाहरण के लिए, जो नायर्स हैं केरला में, वहां पर आपको नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री भी दिखता है। फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री यानी जो लड़के हैं, एक से अधिक लड़के हैं, जिससे एक लड़की की शादी हुई है, वो भाई हैं आपस में, तो उसमें चाहे महाभारत का उदाहरण ले लें, इसी प्रकार से जो हिमाचल का मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, रिसेंटली न्यूज़ में था इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा ये है कि जो आपकी ये डिफरेंट टाइप्स हैं, आप पॉलीजिनी की बात करें, बहुपत्नी विवाह, तो आपको दिखता है। बहुत सारी आपको जगह पर भारत में दिखता है कि बहुपत्नी विवाह हो रहा है। एक बार मैं आपके क्वेश्चंस देख लूँ, क्योंकि नहीं तो मिस हो जाएँगे बाद में। नहीं, आप बोल रहे हैं कि समलैंगिक जो आपका कपल है, उसको बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं मिली है, जो बिल्कुल ठीक है, वो लीगल बात अलग है, हम उस समय एथिकल कंसर्न की बात कर रहे थे। लीगली तो हमें पता है कि क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कोई स्पेशल मैरिज एक्ट को उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं अमेंड करेंगे, एडॉप्शन राइट्स की भी बात उन्होंने नहीं करी। हम बात कर रहे थे उस समय पर एथिकल व्यू पॉइंट से, क्योंकि अगर समलैंगिक आपका कपल है, समलैंगिक विवाह अगर यदि होता, तो क्या प्रॉब्लम होती और क्या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता? चलिए। हाँ, समलैंगिक विवाह अगर पूछेंगे तो वो आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों बता सकते हैं। हाँ जी, प्रवीण, जो आप बात कर रहे हैं कि भारत में भी वृद्धों की संख्या बढ़ेगी, वो उस पर अभी अगले चैप्टर में बात करेंगे, वो एक हमारा पार्ट ऑफ डिस्कशन रहेगा। और वो ज़रूरी महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि आप मेरे ख्याल से बात कर रहे हैं जो आपकी एल्डरली इन इंडिया की रिपोर्ट थी रिसेंट, उसकी मेरे ख्याल से आप बात कर रहे हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स वगैरह देखेंगे। उत्तराखंड का भी उदाहरण दे रही हैं सोनल यहाँ पर, खासीस की बात है ये। ओके, कि समलैंगिकता समाज में आधुनिक है या प्राचीन? देखिए, इसको बताना मुश्किल है, क्योंकि आप अगर यदि हम देखें, समलैंगिकता वैसे तो पहले से है, ऐसा नहीं है, आपको बहुत जगह उदाहरण मिलते हैं समलैंगिकता के। समलैंगिकता थी तभी उसको क्रिमिनलाइज किया गया था। अगर हम बात करें प्राचीन की भी ना बात करें, पीछे बात करें, अगर समलैंगिकता नहीं होती तो उसको क्रिमिनलाइज करने की बात ही नहीं होती। तो समलैंगिकता तो है, एग्जिस्ट कर रही है सोसाइटी में, पर हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कब क्या, क्योंकि कहीं पर भी उसको आपको उस प्रकार से सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली। उसको सामाजिक स्वीकृति के आपके पास उदाहरण नहीं है। देखिए, इसमें हमें नहीं जाना कि बहुपतित्व में बच्चे का बाप कौन होगा, कैसे होगा, क्योंकि वो सबकी अलग-अलग अरेंजमेंट है। आम तौर पर जैसे मैं हिमाचल की जो उदाहरण दे रहा हूँ, उसमें मैंने पढ़ा था कि जो बच्चा होगा वो सभी का बच्चा होगा। उसमें ऐसा नहीं है कि ये बायोलॉजिकल फादर है, सभी वो फादर रहेंगे। नायर्स केरला के लोग हैं, जिसका मैं उदाहरण दिया है गैर भ्रातृ बहुपतित्व में। नहीं, मैं अब उस पर आता हूँ, मैंडेटरी कुछ नहीं है। देखिए, अब हमें ये सोचना है कि मोनोगैमी हो रही है जहाँ तक, वहाँ तक ठीक है। वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। लेकिन जब पॉलीगैमी हो रही है, जब बहु-विवाह हो रहे हैं, तो उसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं? अब इसके बारे में हमें सोचना है। एक तो कारण सिंपल सा सोचिए, मान लीजिए सेक्स रेशियो ठीक नहीं है, लड़कियाँ कम हैं, तो ऐसे में क्या करना होगा? कि लड़कियाँ कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर आप पाएँगे कि बहुपतित्व आपको, या फिर पॉलीएंड्री जिसे कहते हैं, वो आपको प्रचलित दिखेगा। जैसे जो हिमाचल की मैंने बात की, वहाँ पर यही कारण है कि लड़कियाँ कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं। जो सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो लड़कों के फेवर में है। तो उसके कारण, उसके अलावा आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हो जाती है। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी को एक ही परिवार में एक ही साथ रखना है, लैंड का फ्रेगमेंटेशन नहीं होने देना, तो बहुविवाह कर लो। उसी के साथ-साथ जैसे दूसरी कंसिडरेशन है, जैसे मुस्लिम्स में आप पाएँगे कि जो बहुपत्नी विवाह हैं, वो अधिक होते हैं। और ऐसा नहीं है, मैं आपको और भी दिखाऊँगा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स में होते हैं, अन्य आपके जो धर्म हैं, उनमें भी होते हैं। उसका मैं आपको भारत से ही उदाहरण दिखाऊँगा।
तो वहां पर क्या था कि यदि आप देखेंगे, आप मध्यकालीन विश्व का इतिहास देखेंगे, तो उस समय पर अत्यधिक वॉर हो रहे हैं। अब वहां पर वॉर में क्या है, वॉर में आमतौर पर कौन जाता है? जो मेल मेंबर्स हैं वो जाएंगे। मेल मेंबर्स यदि जाएंगे तो मृत्यु किसकी होगी? मेल मेंबर्स की। तो उस केस में क्या होगा कि जो जहां के आप निवासी हैं वहां पर सेक्स रेशियो लड़कियों की फेवर में हो जाएगा। तो लड़कियां ज्यादा हो जाएंगी, लड़के कम हो जाएंगे। तो ऐसे में बहुपत्नी विवाह। दूसरा उसका कंसिडरेशन ये है कि जो युद्ध में गए, जो पराजित हुए या जिनने अपना जीवन दान दिया, तो ये जो विवाह है वो टोकन था कि केवल और केवल उस परिवार का ध्यान रखना, क्योंकि नहीं तो वो लड़की है, जो महिला है और बच्चे हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? तो उनका ध्यान रखने के लिए, उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए। ऐसा नहीं है कि वो विवाह ही कर रहे हैं। तो वहां से लेकिन आपको पता है कि जो भी आपके रीति रिवाज होते हैं सामाजिक, वो बदलते रहते हैं समय के साथ। हाँ जी, आपका प्रश्न बिल्कुल सटीक है राज, कि मैंने ही कहा था कि जनजातियों में प्रॉपर्टी किसी एक की नहीं होती, लेकिन मैंने अगेन वहां पर यह कहा था कि सभी जनजातियों की बात नहीं की थी। सब में अलग-अलग सिस्टम है। जब जनजातियों की बात करते हैं तो जनजाति आपकी वो भी हैं जो सिविल सर्विसेज में है। जनजाति वो भी हैं आपकी जो इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। जनजाति वो भी हैं जो घुमंतु प्रकार की हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम रही हैं। तो जनजातियां भी बहुत प्रकार की, और जनजातियों में हमने कहा था कि बहुत अधिक विविधता है। सबका अलग-अलग धर्म है, सबकी अलग-अलग भाषा है, सबका अलग-अलग रीति रिवाज है, सबका अलग-अलग जीवन शैली है। तो उसमें विविधता है। लेकिन यहां पर जब हम हिमाचल वाले कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, तो उसमें एग्जैक्टली रीजन ही ये है कि एक तो सेक्स रेशियो, और दूसरा ताकि प्रॉपर्टी डिवाइड ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुए आपके कुछ विवाह के प्रकार, जिसमें हम कारण भी देख सकते हैं। उसके अलावा ये आपको थोड़ा सा डेटा आपके देखने के लिए कि कैसे भारत में आप पाएंगे कि जो बहुपत्नी विवाह है खास तौर पर किस प्रकार से है। अब इसमें ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केवल आपके देखने के लिए कि बहुपत्नी विवाह ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जगह पर, एक ही क्षेत्र में हो रहा है या फिर एक ही धर्म के लोगों में हो रहा है। आप पाएंगे कि वो हर धर्म के लोगों में, हर क्षेत्र में आपको ठीक ठाक दिखता है। उसके साथ साथ यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जहां पर आपको ये बहुपत्नी विवाह दिख रहा है। तो इसको आप सीधा सीधा जोड़ेंगे महिला सशक्तिकरण से या महिलाओं की प्रस्थिति से, उनके स्टेटस से, कि यदि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, यदि समाज आप देखें कि उस स्तर पर शिक्षित नहीं है, तो आपको बहुपत्नी विवाह ज्यादा दिखेंगे। जैसे एजुकेशन का लेवल, एजुकेशन के लेवल में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है, नो एजुकेशन से हायर एजुकेशन की तरफ, वैसे वैसे आपकी परसेंटेज कम हो रही है। इसी प्रकार से यदि हम वेल्थ के अनुसार देखें, संपत्ति के अनुसार देखें, तो जैसे जैसे हम गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपका अनुपात कम हो रहा है। उसी के साथ साथ जैसे जैसे महिलाओं की एज बढ़ रही है, उसी के साथ साथ आपका पॉलीजेनी यानी बहुपत्नी विवाह बढ़ रहा है। तो यानी कुछ कारक हैं कि महिलाओं की परिस्थिति, शिक्षा का स्तर, कितनी संपत्ति है आपके पास, क्या उम्र है आपकी, उस पर निर्भर करेगा कि बहुपत्नी विवाह होगा कि नहीं। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि कौन सी कम्युनिटी में कितने प्रतिशत है। तो आप पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम्स में है, मुस्लिम से ज्यादा आपको क्रिश्चियंस में दिख रहा है, हिंदुओं में भी आपको काफी हद तक दिख रहा है। तो हर जाति, हर धर्म, हर समाज में आपको कहीं ना कहीं इसका प्रश्न दिखेगा। हो सकता है कि जिस समाज से आप हैं या जिस समाज से मैं आ रहा हूं वहां पर नहीं हो, पर ऐसा नहीं है कि वो पूरे भारत भर में नहीं है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कोई भी चीज हो समाज शास्त्र में, आपको हमेशा अपवाद मिलेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण के लिए यदि हम विवाह की बात करें, अगला पार्ट वैसे भी वही है कि जीवन साथी को चयन करने के नियम क्या है। उसमें आप पाएंगे कि यदि मैं ये कहूं कि अपने परिवार के भीतर विवाह करना, जिससे आप ब्लड से, खून का रिश्ता हो जिसके साथ, जैसे अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ,
अपने बच्चों के साथ, क्या विवाह हो सकता है? और सब कहेंगे नहीं। और बात भी ठीक है कि विश्व भर में यदि आप देखते हैं, तो ये बिल्कुल भी प्रचलित नहीं है, बिल्कुल भी प्रचलन में नहीं है। इसको बोलते हैं इंसेस्ट टैबू, कि आप अपने ब्लड रिलेशन में नहीं कर सकते विवाह। ये हर जगह नॉर्म है। लेकिन इसका भी मैंने, अब मेरे को याद नहीं आ रहा, इसका भी मैंने अपवाद पढ़ा था। अफ्रीका की कोई जनजाति है, जहां पर बेटे की मां के साथ विवाह हो सकता है, बेटे का मां के साथ विवाह हो सकता है, किया जाता है। तो अपवाद सोशियोलॉजी में आपको हर जगह मिलेंगे। तो इसको अनाचार वर्जित वैसे आप देखें कि हर जगह प्रचलित नहीं है। आमतौर पर दुनिया भर में, विश्व भर में आपको कहीं पर प्रचलन नहीं मिलेगा। बोलते ही आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ गलत चीज बोल दी है, कि किसी का मां के साथ कैसे विवाह हो सकता है। पर फिर भी आप पाएंगे कि इसका भी अपवाद है, कि कहीं ना कहीं आपको यह भी मिलेगा। तो ये क्या है? ये आपके जीवन साथी चयन के नियम है। इनको याद करना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल याद नहीं करना। पर आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। क्योंकि यदि विवाह हो रहा है, एक तो अवधारणा ये है कि आमतौर पर आप पाएंगे कि अरेंज मैरिज है। भारत में अभी भी देखते हैं, आपको ज्यादातर अरेंज मैरिज दिखती हैं, अपने ही जाति के अंतर्गत मिलती हैं, साथ ही साथ अपने ही धर्म में मिलती हैं, ज्यादातर शादियां। लेकिन उसके अलावा भी आपको दूसरी लव मैरिजेस अब ज्यादा होने लगी हैं। आप पाएंगे कि अंतरजातीय विवाह और जो आपके अंतरधार्मिक विवाह है, अब वो बढ़ गया है, उनका नंबर, उनका अनुपात बढ़ गया है। पर फिर भी जो बेसिक रूल्स हैं स्पाउस सिलेक्शन के, उनके बारे में हम बात करेंगे, या जीवन साथी चयन के जो बेसिक रूल हैं, जो बेसिक नियम है, उनकी हम बात करेंगे। तो एक तो हमें ध्यान रखना है कि जाति के अंदर ही, आपका अपनी ही जाति के अंदर या अपने ही धर्म में विवाह हो, इसको ज्यादा एक्सेप्टेंस है, इसको ज्यादा स्वीकृति मिलती है। साथ ही साथ आपने देखा होगा बहिर्विवाह, इसको एक्सोगेमी बोलते हैं। एक्सोगेमी मतलब अपने परिवार में, अपने कबीले में, अपने गोत्र में शादी नहीं करना। जैसे आमतौर पर आप पाएंगे कि ये आपका गांव है, तो इस गांव में तो आपकी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसी गांव में यदि आप रह रहे हैं, तो सभी एक ही वंशज से आ रहे हैं, एक ही व्यक्ति के वंशज हैं, ये माना जाता है। तो यहां पर तो आपकी शादी नहीं होगी। उसके साथ साथ कई समाज में आपको मिलेगा कि जो गांव से जुड़े हुए अन्य गांव हैं, उनमें भी आप शादी नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कि जो आपकी मां का गोत्र है, उसमें शादी नहीं कर सकते। तो बहुत सारे रूल्स हैं। उन रूल्स को क्या बोलेंगे? जहां पर कुछ भी आप प्रिवेंट कर रहे हैं, उसको बोलेंगे एक्सोगेमी, बहिर्विवाह। कि अपने परिवार, अपनी रिश्तेदारी, अपने गांव, अपने कबीले के बाहर शादी करना, उसको क्या बोलेंगे? बहिर्विवाह। उसी के साथ साथ सजातीय विवाह, जो हमने कहा कि अपनी ही जाति में, अपनी जनजाति, अपने ही धर्म में शादी करना। उसके बाद जाति व्यवस्था से आपके दो प्रकार के हैं। वैसे तो अंतर जातीय विवाह वर्जित है, लेकिन फिर भी एक केस है जिसमें आपका अंतर जातीय विवाह हो सकता है। जैसे कि अगर लड़की लड़की यदि तथाकथित नीची जाति से है और लड़का तथाकथित ऊंची जाति से है, तो वो शादी हो सकती है। उसको हम कहते हैं प्रतिलोम विवाह। नहीं याद करना तो प्लीज परेशान मत होइएगा। उसके अलावा आप देखेंगे कि लड़की यदि अपने से, तुलनात्मक रूप से अपने से नीची जाति में यदि शादी करे, तो वो बिल्कुल वर्जित होती है। ओ सॉरी, उसको बोलेंगे प्रतिलोम विवाह, जो वर्जित है। और अनुलोम विवाह वो है जिसमें लड़की अपने से ऊंची जाति में शादी करती है। उसके बाद कुछ और नियमों के अनुसार, ये तो ज्यादातर वो थे जो वर्जित हैं, कि अपनी जाति से बाहर ना करना, अपने परिवार में ना करना। इसी प्रकार से लड़की का अपने से नीची जाति में शादी ना करना। ये कुछ अ, ऐसे नियम थे जो वर्जित हैं, इसमें शादी नहीं हो सकती। उसके अलावा कुछ और नियम जिनके अनुसार शादी होती है। एक तो आपकी होती है पैरेलल कजन, और एक होते हैं क्रॉस कजन। अब इसको लेके ज्यादा कंफ्यूज ना हो, कि अगर पैरेलल कजन की हम बात करते हैं, तो अपने चचेरे भाई बहन से शादी करना, उसको बोलेंगे पैरेलल कजन। सिमिलरली एक होती है क्रॉस कजन, यानी अपने मामा या बुआ की बेटी से शादी करना, उसको हम बोलते हैं क्रॉस कजन विवाह। अब ये क्रॉस कजन मैरिज आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में काफी पॉपुलर है। ऐसा नहीं है कि कर सकते हैं, ये है कि करना ही है, वो पहली प्रेफरेंस है।
जैसे मेरे भी कुछ मित्र हैं, उनकी पहली प्रेफ़रेंस रही कि उनके मामा की बेटी से विवाह करना। अब इसका भी कारण यही है आमतौर पर कि प्रॉपर्टी ताकि उसी फैमिली में रहे। प्रॉपर्टी इस फैमिली के बाहर ना जाए, इस नातेदारी के बाहर ना जाए। साथ ही साथ मुस्लिम्स में आप देखते हैं कि लेकिन फिर भी आप पाएँगे कि दूसरे धर्मों में आपको पैरेलल कज़न मैरिज अलाउड नहीं है। यानी आप अपने चाचा के बच्चों से या अपनी मौसी के बच्चों से शादी नहीं कर सकते। लेकिन मुस्लिम्स में आप पाएँगे कि आपके चचेरे भाई के साथ आपकी शादी हो सकती है। उसके बाद है कि लेविरेट और सोरोरेट मैरिज। अब लेविरेट मैरिज की बात करें, यदि कोई महिला है वो विधवा हो गई, यानी उनके पति की मृत्यु हो गई, तो उनकी शादी उनके पति के भाई से कर देना, उसको क्या कहेंगे? लेविरेट। अब ये आपने ये उदाहरण आपको ज़्यादातर या तो गाँव में या फिर फ़िल्मों में मिलते हैं। आपको शहरों में आमतौर पर नहीं दिखेंगे। और मूवी के तो आपके पास कई सारे एग्जाम्पल होंगे लेवरेट और सोरोरेट मैरिज के। और सोरोरेट मैरिज में क्या है, यदि कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, तो उनकी उस व्यक्ति की शादी लड़की की या पत्नी की बहन से कर देना, उसको क्या बोलेंगे? सोरोरेट मैरिज। नदिया के पार मैंने नहीं देखी है, बट हो सकता है उसमें हो। नहीं, 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 अपने रिलीजन कास्ट में मैरिज नहीं करना, मैरिज करना कैसे रूल के अगेंस्ट नहीं है, सजातीय विवाह ना करना रूल के अगेंस्ट है। ना करना रूल के अगेंस्ट है। हम आपके हैं कौन? देखी नहीं है पर शायद उसमें भी हो। ओके। देखिए, नियमों के विरुद्ध इस पे सिंपल कॉमन सेंस लगानी है कि नियमों के विरुद्ध देखिए, आप इंसेस्ट नहीं कर सकते, परिवार में नहीं कर सकते। उसके अलावा यदि आप देखें तो आप ये प्रतिलोम विवाह नहीं कर सकते, अनुलोम विवाह कर सकते हैं। ये बताने के लिए जैसे मैंने सजातीय विवाह लिखा है, तो सजातीय विवाह करना है। आप अपनी जाति, अपने धर्म के बाहर विवाह नहीं कर सकते, वो लिखा गया है, वो बताया गया है। देखिए, आप जो स्पेसिफिक रूल पूछ रहे हैं कि चलिए कि कोई लड़का-लड़की गोद ले रखा है और जिसने गोद लिया है, उसका गोत्र समान है तो शादी कर सकते हैं क्या? देखिए, उनका गोत्र तो वैसे भी चेंज हो जाएगा ना। जो अगर किसी को अडॉप्ट किया है तो उनका गोत्र वही हो जाएगा जो उनके माता-पिता का गोत्र है। क्रॉस कज़न मैरिज मतलब है कि अपने मामा या बुआ की बेटी से शादी करना। दक्षिण विवाह में पॉपुलर है। देखिए, मॉडर्न टाइम्स में अगर आज के आप समाज की बात कर रहे हैं, एक तो आपको ये याद नहीं करने हैं, आज के समाज की यदि आप बात कर रहे हैं, तो अंतरजातीय विवाह आप कर सकते हैं। बल्कि आपको गवर्नमेंट प्रोटेक्शन मिलेगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आप फिर भी देखते हैं कि सामाजिक स्वीकृति आपको वहां पर नहीं मिल पाती। अनाचार वर्जित मतलब इंसेस्ट टबू जो बताया कि परिवार में या ब्लड रिलेशन में, जिसे बोलते हैं ब्लड रिलेशन में शादी करना, जैसे अपनी माँ से, अपनी बहन से, उनसे शादी करना, वो वर्जित है। ओके, तो ये केवल आपके बेसिक आइडिया के लिए कि क्या-क्या बेसिक रूल्स हैं जीवन साथी चयन के। ये आंसर में यूज़ नहीं होंगे, कहीं पर क्या पता एक्सेप्शन आपको देने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप कर सकते हैं। इसीलिए मैंने केवल डाल दिया कि अगर कहीं पर आपको कभी एक्सेप्शन देना पड़ जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब ये जो विवाह की संस्था है, इसमें क्या-क्या परिवर्तन आए हैं? इसमें क्या-क्या परिवर्तन आए हैं? देखिए, स्टार्ट कीजिए कि जब हमें परिवर्तन देखने हैं, तो हम उसके विशेषताओं में परिवर्तन देखेंगे और कार्यों में परिवर्तन देखेंगे। दोनों चीज़ में परिवर्तन देखने हैं। और तीसरा ये है कि आपको देखना है कि विवाह से जुड़ी हुई जो अन्य चीज़ें हैं, उनमें क्या-क्या, क्योंकि विवाह से जुड़े कुछ रीति-रिवाज हैं। जैसे हम पहले ही शुरुआत रीति-रिवाज से करें, तो आपने देखा है जैसे दहेज प्रथा है, वो उससे जुड़ी हुआ एक रिवाज है, विवाह से जुड़ा हुआ। अब वो आप देखें विधायी रूप से यदि आप देखें, तो वर्जित है। आप दहेज नहीं ले सकते, पर दहेज प्रथा अभी भी बनी हुई है। हटा दिया गया है, पर उसकी दहेज की माँग में ज़्यादा कमी नहीं आपको आई दिखती है। उसी प्रकार से यदि आप देखें कि पहले हम देखते थे परिवार में कि दोनों जो परिवार हैं, उनके बीच में कैसे रिलेशनशिप है।
या उन दोनों परिवारों की कंपैटिबिलिटी देखते थे। पर अब हम क्या देखते हैं, जो लड़का-लड़की हैं, उनकी तुलनात्मक योग्यता कि लड़का-लड़की दोनों सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, दोनों मुंबई शहर में रहते हैं, तो ठीक है, हो सकता है दोनों की विचारधारा सेम है। तो अब हम लड़का-लड़की जो है उनकी तुलनात्मक योग्यता देखते हैं। तुलनात्मक योग्यता का मतलब केवल और केवल आपके शिक्षा के स्तर से या फिर आपके जो व्यवसाय है उससे नहीं है, लेकिन अदरवाइज भी कि उन दोनों के विचार मिलते हैं कि नहीं। क्योंकि हो सकता है कि विवाह इसीलिए आपको मौका दिया जाता है शादी से पहले कि आप बात करें, एक दूसरे को थोड़ा समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के विचार क्या है उनको समझने की कोशिश करें, ताकि बाद में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। उसके साथ-साथ आप देखेंगे कि अब जीवन साथी का चयन स्वयं लोग करते हैं। अब इसमें भी काफ़ी लिमिटेशन है कि ऐसा नहीं है कि सब लोग खुद से कर रहे हैं। आप पाएँगे कि अभी भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि जहाँ पर परिवार ही बताता है किससे शादी करनी है। पर कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से भी करते हैं, पर वहाँ पर परिवर्तन आ रहा है। अब अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह ज़्यादा स्वीकार्य हैं। उसी के साथ-साथ आप देखते हैं कि जो आपकी विवाह की आयु है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, वो बढ़ गई है। इवन दो अभी भी कम है, अगर हम विधायी रूप से देखें अभी भी कम है, लेकिन फिर भी उसमें बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो विवाह के बाद लड़का-लड़की में संबंध है और जो परिवार में आप देखें उनके प्राधिकार हैं, वो काफ़ी समतावादी हो गए हैं, कि अब लड़कियाँ भी घर से बाहर जाती हैं, वैतनिक श्रम करती हैं, लड़के भी घरेलू कामकाज में हाथ बटाते हैं, पर आपको भी पता है कि उसमें भी लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि हर जगह, बट हाँ, काफ़ी हद तक अब ये बढ़ गया है। उसके बाद बहुविवाह से एकल विवाह, मतलब ये है कि यदि हम डेटा देखते हैं, अभी आपको मैंने पीछे भी डेटा दिखाया, उसमें क्या है कि टाइम के साथ आपके जो बहुविवाह हैं, उनमें कमी आ रही है। तो उसमें एक तरफ एनएफएचएस 3 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 का डेटा था और एक तरफ एफएचएस 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा था। तो उसमें भी आप देखते हैं कि कमी आई है बहुविवाह में। तो अब देखते हैं कि मोनोगेमी या फिर एकल विवाह है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, बहुविवाह उतने नहीं रहे। क्यों? क्योंकि लोगों में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, सेक्स रेशियो आपका जो लिंग अनुपात है वो ठीक हो रहा है और बाकी जो आपकी रूढ़िवादी मानसिकता है, उसमें भी परिवर्तन आ रहा है, इस कारण से। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हिंदू विवाह है, इस बार इस यहां से क्वेश्चन था। 2023 में क्वेश्चन था जो आपका होमवर्क है, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन वो क्वेश्चन आपको देखना है 2023 के पेपर में से और देखना है कि उसका आंसर कैसे किया जाएगा, ताकि फिर हम उसको कल डिस्कस करें। तो प्रश्न से पहले आप ये देखिए कि जब हिंदू मैरिज की हम बात करते हैं, हिंदू विवाह की हम बात करते हैं, तो पहले उसको अविभाज्य माना जाता था। आपने देखा होगा कि वो जन्मों-जन्मों का बंधन है। हिंदू विवाह को जन्मों-जन्मों का बंधन माना गया, अविभाज्य था। विवाह विच्छेद के लिए आपके पास कोई स्कोप नहीं था। पर अब आप देखते हैं कि 1955 के बाद, हिंदू विवाह अधिनियम के बाद जो डाइवोर्स है या विवाह विच्छेद है, अब वो हो सकता है, लीगली हो सकता है। और उसी के साथ-साथ आप देखेंगे कि जो डाइवोर्स है उसके नंबर बढ़े हैं, डाइवोर्स के नंबर इंक्रीज़ हुए हैं। तो मैं इससे जुड़ी 2-3 बातें आपको बता देता हूँ। 2-3 जुड़ी हुई बातें बता देता हूँ, वो आपको काम आएँगी जब आप उस प्रश्न को देखेंगे और कल प्रश्न को तो डिस्कस कर ही लेंगे आप। तो यदि आप देखें, क्या कोई बता सकता है कि इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम के अलावा और क्या कारण हो सकते हैं विवाह विच्छेद या डाइवोर्स के बढ़ने के? क्या कारण हो सकते हैं डाइवोर्स के बढ़ने के? अनाचार वर्जित आपको बता दिया गया है। डाइवोर्स बढ़ने के, एजुकेशन कैसे, मतलब अगर आप लिख रहे हैं तो ये भी बताएं कि कैसे? हाँ, अभी हम कार्यों पर आएँगे, अभी फंक्शंस पर आएँगे ऋषिका, तब डिस्कस करते हैं। ओके, ठीक है। ओके, ओके। देखिए, अब 2-3 बातें हैं। आप ये देखेंगे कि अगर हम पहले तो परिवर्तन देख लें कि परिवर्तन क्या आया है, उससे आपको उत्तर मिलेगा। कि आप ये देखेंगे कि हम एक तो संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर आ गए हैं। अब जब संयुक्त परिवार था तो एक आपके ऊपर हमेशा प्रेशर था।
एक तो वहां पर यह है कि महिलाओं को उतनी स्वतंत्रता नहीं है, महिलाओं के उतने प्राधिकार नहीं है, तो डाइवोर्स नहीं हो पाते थे। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि अगर डाइवोर्स हुआ, विवाह विच्छेद हुआ, तो ना तो लड़के का परिवार ध्यान रखेगा, उन वहां से तो आप निकल ही गए, आपका परिवार भी आपको एक्सेप्ट नहीं करता था। पर अब उसमें स्वीकृति बढ़ी है। दूसरा, जो आपने एजुकेशन लिखा और जो अवेयरनेस और शिक्षा लिखा, उसका रीजन ये, उसका तरीका ये है कि आप लिखेंगे कि अब जब एजुकेशन के लेवल बेटर है, महिलाएं भी अब काम कर रही हैं, वैतनिक श्रम कर रही हैं, तो जो आर्थिक निर्भरता थी वो उनकी खत्म हो गई। तो अब वो अकेले भी रह के अपना जीवन व्यापन कर सकती हैं। उसके अलावा यदि आप देखेंगे, जो एकल परिवार और संयुक्त परिवार की बात की, तो एक तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, स्वतंत्रता ज्यादा है, उसके कारण भी आपके डाइवोर्स बढ़े हैं। दूसरा ये है कि जब अरेंज मैरिज पहले ज्यादा होती थी, ज्यादा क्या, ज्यादातर मैरिज ही अरेंज मैरिज होती थी, तो वहां पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो फैमिली है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर अरेंज मैरिज में दिक्कत आ रही है तो फैमिली ध्यान रखेगी। लेकिन जब लव मैरिज की बात आती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद ले ली कि अब आपका काम है कि आप उसको बनाए रखें। दूसरा, आप देखेंगे कि जो इंडिविजुअलिज्म है, यानी कि जो व्यक्ति केवल अपने बारे में ही सोचता है, जो खास तौर पर शहरी प्रक्रिया है कि लोग अपने तक ही अपनी जो सोच है उसको सीमित रखते हैं। परिवार को लेकर भी अब उतने भावनात्मक नहीं है, उतने भावुक नहीं है परिवार को लेकर भी। उसके कारण भी आप देखते हैं कि विवाह विच्छेद बढ़ा है। हाँ जी, प्रश्न कल का ये जो कल हम डिस्कस करेंगे, जो मैंने यहाँ पर बताया, हिंदू विवाह को पहले अविभाज्य माना जाता था। प्रश्न ये है कि क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? तो आइडिया ये है कि जो पहले जन्मों जन्मों का बंधन था, अब वो केवल एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन के रह गया है, जिसको आप तोड़ सकते हैं। तो हमें इसकी चर्चा यहां पर करनी है, तो वो कल करेंगे। लेकिन कल करने से पहले मैं चाहूंगा कि ज्यादातर बच्चों ने वो खुद से ट्राई किया हो। ओके, एक बार और देख लेते हैं आपके वैचारिक मतभेद। देखिए, वैचारिक मतभेद ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे, पर पहले महिलाओं के प्राधिकार कम थे, तो आमतौर पर वैचारिक मतभेद होने की जगह ऐसा होता था कि जो पुरुष हैं, वो उनकी जो व्यूज थे, उनका जो पॉइंट था, वही रहता था। महिला सशक्तिकरण बिल्कुल ठीक। स्त्रियों को अधिक स्वतंत्रता बिल्कुल ठीक। लव मैरिज हो गया। घरेलू हिंसा, लेकिन आप घरेलू हिंसा देखेंगे तो घरेलू हिंसा पहले भी ज्यादा थी, पर अब वही है कि अब आपके पास ऑप्शन है, तो ये जो आपके पास ऑप्शन आ गया है, उसको आप यूज कर सकते हैं। अब इसको हमें डाइवोर्स को केवल नेगेटिव लाइट में नहीं देखना है, क्योंकि यदि कोई महिला है जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है परिवार के द्वारा, चाहे दहेज के लिए चाहे अन्यथा, कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा, आपने देखा होगा कितना आम था पहले कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा, उसकी वजह से परेशान कर रहे हैं, उसकी वजह से घरेलू हिंसा होना। तो अब जो परेशान हो रहा है, अगर उनके पास ऑप्शन है कि वो विवाह विच्छेद कर सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं, तो क्यों नहीं? तो उसको केवल नेगेटिव लाइट में नहीं देखना। और ये जो क्वेश्चन है, आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन सर्च करेंगे कि जीएस पेपर 1 में 2023 में क्या क्वेश्चन था, कि कौन-सा क्वेश्चन है जो मैं इस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं, हालांकि मैंने क्वेश्चन बोल दिया है। दूसरा काम यह है कि आप उसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को हमें अप्रोच कैसे करना है। ओके, चलिए, तो ये आपके कुछ चेंजेस हैं मैरिज में। इसके अलावा आप देखेंगे कि कार्यों में भी परिवर्तन आ रहा है। जो इसके फंक्शन है मैरिज के, उसमें भी आपको परिवर्तन दिखेगा। जैसे अभी आपने लिखा कि संतान की उत्पत्ति एक फंक्शन है, उसमें चेंज आ रहा है। कैसे चेंज आ रहा है कि अब अडॉप्शन बढ़ गया है, सरोगेसी का ऑप्शन हो गया है, आईवीएफ का ऑप्शन हो गया है। तो वहां पर उस कार्य में परिवर्तन आ रहा है। इसी प्रकार से यदि हम आर्थिक कार्य की बात करेंगे, तो आर्थिक सहयोग पहले क्या था कि महिलाएं अवैतनिक श्रम कर रही थी और पुरुष वैतनिक श्रम कर रहे थे। पर अब महिलाएं भी वैतनिक श्रम कर रही हैं और पुरुष भी अवैतनिक श्रम कर रहे हैं। तो आर्थिक सहयोग आज भी है, पर उसका नेचर बदल गया है। उसके अलावा आप देखेंगे, यदि आपकी जो भावनात्मक सहयोग है या निर्भरता है, वहां पर आप देखेंगे कि अभी भी है, पहले भी थी, अभी भी है, पर थोड़ा बदलाव उसमें ये आया है कि
जब आप एकल परिवार में आ गए हैं, न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं अटैचमेंट ज्यादा है। पहले हमने क्या कहा था, ज्वाइंट फैमिली में जो पति पत्नी है उनके बीच में ज्यादा अटैचमेंट नहीं था, ज्यादा गहरा उनका संबंध नहीं था, बल्कि जो भाई भाई हैं उनका बॉन्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पर अब आप देखेंगे कि जो पति पत्नी है उनका बॉन्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि परिवार के अंतर्गत दोनों के प्राधिकार, उसमें भी अंतर आया है, उसमें भी बदलाव आया है कि अब वो ठीक हो गए हैं। नहीं, क्वेश्चन यही था, जो क्वेश्चन मैंने बोला है वो यही था, लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। आप एक बार क्वेश्चन को देखेंगे, आप क्वेश्चन को देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि वो मैरिज जो पहले इंटरजनरेशनल कॉन्ट्रैक्ट था, उस वो अब लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। प्रश्न इसके कॉन्टेक्स्ट में था। चलिए, वृद्ध आश्रम आप यहां पर नहीं लिखेंगे। वृद्ध आश्रम आप लिखेंगे तो फिर बुजुर्गों के परिपेक्ष में वो परिवार के लिए लिख सकते हैं। परिवार में हमने जब कहा था कि स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं, उससे परिवार के कार्यों में परिवर्तन आया है, तो वहां पर आप वृद्ध आश्रम लिखेंगे तो वो ठीक है कि अब वृद्धों को वृद्ध आश्रम में भेजा जाने लगा है। क्वेश्चन आपको देखना है तो देखिए, जब हम पढ़ रहे हैं, मैं तो लिख देता, मैं पीपीटी में डाल के ला सकता था, पर जब मैं देखता हूं यहां पर कि अवेयरनेस इतनी कम है कि यूपीएससी की वेबसाइट ही नहीं पता स्टूडेंट्स को, एनसीईआरटी की वेबसाइट नहीं पता, जबकि अगर इंस्टाग्राम चलाने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए बोला जाए तो सब लोग 2 मिनट में तैयार है। तो इसलिए केवल मैंने नहीं लिखा है प्रश्न, ताकि आप उसको खुद से सर्च करें। मेरे पास यहां पर वैसे भी रखा हुआ है मेरे किंडल में, तो मेरे पास प्रश्न है, लेकिन आप भी थोड़ा सा कष्ट करें, थोड़ा सा कोशिश करें। हाँ जी, क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया, मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूं। मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन है, उनने पूछा है, लेकिन वो आएगा यहीं से। आप आप कोशिश कीजिए, आप देखिए क्वेश्चन को, कोशिश कीजिए कि कैसे उसको उत्तर देना है। ओके, चलिए बढ़िया। आगे बढ़ते हुए कि हमने विवाह में बदलाव की, परिवर्तन की तो बात कर ली, अब विवाह में निरंतरता की भी बात हमें करनी है। तो विवाह में निरंतरता की यदि हम बात करें तो कैसे देखेंगे? एक तो हम देखेंगे उसके फीचर्स को, विशेषताओं को, और साथ ही साथ हम देखेंगे उसके कार्यों को। तो अभी जब हम परिवर्तन की बात कर रहे थे, तब हम साथ साथ निरंतरता भी देख रहे थे कि यदि हम बात करें यौन संतुष्टि की तो अभी भी कार्य है, यदि हम बात करें संतान उत्पत्ति की अभी भी कार्य है, यदि हम बात करें आर्थिक सहयोग की और भावनात्मक सहयोग की अभी भी कार्य है, तो निरंतरता बनी हुई है। इसी प्रकार से विशेषताओं को यदि हम देखें तो हमने कहा कि दहेज प्रथा पहले भी थी, आज भी है। इसी प्रकार से जो बाकी आपके होने चाहिए यहां पर विशेषताएं, उसके बारे में आप बताएं। और बताएं कि और क्या विशेषताएं हैं जहां पर आप निरंतरता बता सकते हैं। आज भी आपकी जाति के अंतर, आपकी जो अंतर विवाह है जाति में, वही हो रहा है। आज भी ज्यादातर अरेंज मैरिज है। महिलाएं आज भी अवैतनिक श्रम ज्यादा कर रही हैं। पहले भी ज्यादा एकल विवाह थे, आज भी ज्यादा एकल विवाह है। बहुत बढ़िया। पहले भी आपके परिवार में या कबीले में या गांव में शादी नहीं होती थी, आज भी नहीं होती। बिल्कुल ठीक। आज भी पितृसत्तात्मक है। कम उम्र में अर्ली मैरिज आज भी हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो देखिए, जो पॉइंट वहां पर थे, हमने देखा है कि कोई भी जो आपको कल मैंने बताया था कि कोई भी सामाजिक संस्थान है या कोई भी नियम है, वो एकदम से कंप्लीटली नहीं बदल जाता। जैसे अगर आप सरकार की बात कर लें कि सरकार बदल गई, मतलब कि जो काफी ज्यादा लोग हैं जो उस विचारधारा में मानते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप देखेंगे, उतने ही प्रतिशत या बल्कि ज्यादा प्रतिशत लोग वो होंगे जो दूसरी विचारधारा से आ रहे हैं। सरकार बेशक एक विचारधारा की बन गई है। इसी प्रकार से समाज में भी यदि आप देखेंगे तो जो सामाजिक संस्थान है जो चले आ रहे हैं वर्षों से,
वो एकदम से नहीं बदल जाएंगे। कुछ चीजें हैं जिनमें बदलाव आएंगे, कुछ चीजें हैं जिनमें बदलाव नहीं आएंगे। केवल इतनी सी बात है। तो जो हमने वहां पर लिखा, परिवर्तन में वही पॉइंट आपके निरंतरता में आएंगे, बस केवल और केवल आपको अलग तरीके से उसे लिखना है। पहले भी डोमेस्टिक वायलेंस था, आज भी है, बहुत बढ़िया। तो देखा आपने कि वही पार्ट वही है, उत्तर वही है, केवल उसको लिखना अलग तरीके से है और उसके उदाहरण देने हैं। कि डोमेस्टिक वायलेंस का उदाहरण देना है तो न्यूज़ में कुछ आया है, जैसे पिछले वर्ष कोविड के वर्ष में, पिछले से पिछले वर्ष डोमेस्टिक वायलेंस के नंबर आए थे कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। अब आपको नंबर नहीं लिखने, लेकिन आप कोट कर सकते हैं कि फलानी रिपोर्ट में लिखा था कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। इसी प्रकार से आपके एनएफएचएस डेटा से आप कोट कर सकते हैं कि क्या-क्या परिवर्तन आ रहे हैं या क्या कैसे निरंतरता बनी हुई है। आपका प्रश्न बताएं रचना, मुझे प्रश्न नहीं दिखा है आपका। विवाह की आपको परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है। मूलचंद, आपका ये क्वेश्चन कल डिस्कस होगा ना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको कल डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग ट्राई करें। और जो विवाह की परिभाषा यहां पर दी गई है वो मैंने आपको बताया था कि भारत के परिप्रेक्ष्य में वो सटीक है, उसमें परिवर्तन नहीं है। क्योंकि अभी तक हम उसको कह रहे थे कि समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, सेम सेक्स मैरिज पर अब आ गया है। तो आप कह सकते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में ठीक है। लेकिन यदि आप विवाह की को परिभाषित करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसमें बदलाव आएगा। चलिए, तो ये आपका विवाह का चैप्टर था। कल हम ये करेंगे कि पहले तो आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जिसकी हमने अभी बात की, जो आपको ढूंढना है पहले इंटरनेट से, उसको हम देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम कल जो भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं में आखिरी विशेषता बची है, भारत की विविधता, भारत में विविधता, डाइवर्सिटी इन इंडिया, इसको डिस्कस करेंगे। और फिर हम अगले चैप्टर पे मूव करेंगे जो है जनसंख्या। ओके, चलिए, तो फिर इसके साथ हम आज का सत्र समाप्त करते हैं और कल हम आगे अपनी चर्चा यहां से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।